कई सारे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे सलाह दी कि तू मत कर। मतलब मैं मार्केट में जा रहा था तो मुझे हर तरह के लोग मिले, जो सलाह दे रहा था मैंने उसकी सलाह पे दिमाग नहीं लगाया, जो मना कर रहा था मैंने उसकी बात पे भी दिमाग नहीं लगाया, जो सवाल कर रहा था उसके जवाब जरूर दिए, जो ना बोल रहा था उसे हाँ तक लाने की कोशिश की, और मैं ये काम करते गया और मेरा कारवा बनता चला गया। क्योंकि जिंदगी में ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कलाम साहब ने ये बात बोली थी, गांधी जी ने भी ये बात बोली थी कि जिनके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे ढेर सारे काफिले होते हैं। और दोस्तों काफिला बना, किसी ने कहा था 2 आ जाए तो बताना, 4 आ जाए तो बताना, 8 आ जाए तो बताना, 2 4 8 10 20 25 50 नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 26,000 से 28,000 लोग नेटवर्क लेकर आपसे बात कर रहे हैं। किसी ने कहा था 2,000 आए तो बताना, किसी ने कहा था 2,000 आए तो बताना, 4,000 आए तो बताना, 8,000 आए तो बताना, 10,000 तो लगाया हमको निकल जाए तो बताना, 2 4 10 20 25 50,000 नहीं, बल्कि इसी व्यापार से 4.5 लाख रुपए महीने का मैक्सिमम, एक ही साल का 38 लाख रुपए, और पिछले 8 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टेटमेंट लेकर मुझे लगता है आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। जिस रकम के बारे में पूरी जिंदगी व्यक्ति सिर्फ सपने में ही देखता है ना, और कई तो इतने गरीब होते हैं कि उनको सपने भी नहीं आ पाते सर। इतना पैसा पिछले 8 सालों में कमाया है, जितना पैसा मेरे पिताजी ने अपनी सरकारी नौकरी में पिछले साल रिटायर हुए, जितना पैसा मेरे पिताजी ने सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट तक में नहीं कमाया, उतना पैसा मैंने पिछले 8 सालों में कमाया, 1 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री से कमाया। कितने लोगों ने 1 करोड़ रुपए कमाया था? उससे ज्यादा कमाया था, पक्का? है कि नहीं? लेकिन डिसीजन तो सारे अपन वो लेते हैं, काम तो सारे वो करते हैं जिससे 10,000 रुपये महीने का ना आए। देखो मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ, मैंने आज 1 करोड़ क्यों कमाया, मैं क्यों बता रहा हूँ। क्या होगा ना, आजकल की दुनिया में प्रॉब्लम यही है कि तुमको सुनना भी लोग तब पसंद करेंगे जब तुम्हारा बैंक बैलेंस के अंदर कुछ इजाफा हो जाए। आपको बोलने वाले हो सकता है मेरे से भी अच्छे मिल जाए, मैंने देखा है, मुझे मिलते हैं कई सारे लोग। मैं इतना सफर करता हूँ, आज मैं 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, पिछले 5-7 सालों से मैं सेमिनार लगा रहा हूँ, ट्रैवल करता हूँ पूरे इंडिया में, आती बात तरह के लोग मिलते हैं। और कई तो ऐसे लोग जिसने मेरे को लगता है ये मेरे से ज्यादा जानता है, दुनियादारी का ज्ञान मेरे से ज्यादा है, पर मुझे बड़ा अचंभा होता है जब उसका ज्ञान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, कि बातें बहुत बड़ी बड़ी है, पर वो बोलता अकाउंट, बोलता भैया अभी तो माइनस में, अभी तो बैलेंस नहीं है, अभी तो 1,000-2,000 बचा हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि अकाउंट में उतना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ज्ञान का क्या मतलब? कमाना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए, उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो सवाल मार्केट में लोग करते हैं, 2-4 सवाल है गिनती के, सर करना तो है पर पैसे नहीं, किसके पास थे मुझे ये बताओ। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, आज आप पूरी दुनिया में चले जाइए, पूरे इंडिया में चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, मैंने देखा है अच्छे बंदे जो सरकारी नौकरी के अंदर किसी बड़े मुकाम पर बैठे हुए हैं, अक्सर जब उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि उनके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं, कोई मजदूरी करके फॉर्म भर रहा था, कोई उधार में पैसे लाके फॉर्म भर रहा था। सही बात है। अभी रिसेंटली मैंने देखा एक महिला आदिवासी वर्ग की IAS बनी है, डिप्टी कलेक्टर में अपॉइंट हुई है, उनके घर में भी पैसे नहीं थे, परिवार इतना बड़ा गरीब था कि उसके यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं था, मोमबत्ती लेकर पढ़ाई करती, तो पैसे तो उसके पास भी नहीं रहे। आज आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो, कोचिंग करने जा रहे हो, क्या मुफ्त में हो जाता है? पैसे तो वहाँ भी लगते हैं लेकिन वहाँ भी नहीं होते हमारे पास। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मेरे ही बहुत सारे दोस्त, मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर प्रमोद सिंह, इनके पास भी पैसे नहीं थे इंजीनियरिंग करने, इनकी पूरी इंजीनियरिंग लोन पे चल रही थी, तो पैसे तो इनके पास भी नहीं। मतलब ये बात सच है कि आज की डेट में पैसे नहीं होते दोस्तों, पैसा एडजस्ट करना पड़ता है। और ऐसे एक
पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जब उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की तो जिंदगी के शुरुआती समय में उनके पास भी पैसे नहीं, पर वो ये चीज देख करके कि मेरे पास पैसे नहीं रुके नहीं। ना धीरू भाई अंबानी रुके, ना नरेंद्र मोदी रुके, ना द्रौपदी मुर्मू रुकी, ना प्रमोद सिंह रुका, ना विनीत रुका। सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा, अपने दिमाग से इस पैसे की समस्या को बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। अरे पैसे नहीं है इसलिए तो करना है, पैसे होते तो आप यहाँ कर क्या रहे? पैसे नहीं है इसलिए यहाँ आए हो ना, पैसे नहीं है इसलिए किसी काम की तलाश में हो ना, पैसे नहीं है इसलिए यहाँ जुगाड़ करते हो ना। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि जब भी कुछ शुरू करने जाओगे तो सलाह देने वाले मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, रोक टोक करने वाले लोग मार्केट में ज्यादा मिलेंगे। और सही बताऊं तो ज्यादातर ये सलाह देने वाले, ज्यादातर ये रोक टोक करने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया। मतलब एक डॉक्टर को मैंने देखा है कि भैया वो सलाह दे तो समझ में आता है कि भैया मैं डॉक्टर हूँ इसलिए इलाज कर रहा हूँ। एक इंजीनियर सलाह दे तो समझ में आता है कि भैया मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मैं लोगों के नक्शे बना रहा हूँ, समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो आना नहीं कुछ और। एक बंदा जो यहाँ पर बैठ करके खैनी और गुटखा खा, अभी वो क्या बोलता, हम भी देखिए बहुत मामूली चलत रहे हैं, हम भी किए रहे, हम भी किए रहे। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले फंसाए थे हम भी 5,000। हमने गुटखा तो तुम उधार मत खा रहा है, तो 5,000 कहाँ से लाया था ये? तो ऐसे लोगों की सलाह पे हम चलें यार, कैसे हम जिएंगे अगर सोचते रहेंगे कि जिंदगी के हर कदम पे लोग क्या करेंगे? अपने चाहे रास्तों में कैसे चल सकेंगे यार लोग सोच के कि लोग क्या कहेंगे? क्या नहीं लोगों ने तो सीता को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने गौतम बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा। कोई एक शख्स ऐसा बता दो जिसे लोगों ने छोड़ा। अरे आज के राजनेता नरेंद्र मोदी को लोगों ने छोड़ दिया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोगों ने छोड़ दिया, विपक्ष में बैठे हुए राहुल गांधी को लोगों ने छोड़ दिया। सलाह देने में लोगों ने इनको भी कमी नहीं की। घर बैठा है, जिंदगी में टुकुर टुकुर नहीं किया होगा, लेकिन आईपीएल देखते देखते जरूर बोला होगा कोहली को ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए। और ऐसे ही लोग ये बोलते हैं कि ये जो कर रहे हैं ना उसे हम टोकना कहते हैं, ये जो कर रहे हैं ना उसे हम टोकना कहते हैं, जो हम कर रहे हैं ना उसे हम जान छोड़ना कहते हैं। हमारे गांव क्षेत्र में जाओ और जाकर देखो, हम उसे हौकना कहते हैं। और इस जमाने में बड़े बुजुर्गों ने सिखाया था कि गुस्से भौंके लेकिन हाथी चले। सीधी बात है, कुत्ते भौंके 1000, हाथी चले 20 बजा। आप हाथी की तरह चलना शुरू कर दो, कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकने दो। मेरी कुत्ते आजकल बदल गए हैं, मैंने ये भी देखा है। इंडिया के अंदर जमाना बदल रहा है, मतलब मोदी साहब बोले थे बदलाव आएंगे, आज तक बदलाव आ गया है। जैसे कि आपका वक्त और आपके हालात बदलते हैं ना, इनकी सोच बदल जाती है। मतलब मेरे को लगता है कुत्ते नहीं है, क्रिकेट सारे जिनके ना आते थे जवाब आजकल उनकी मुझे सलाम आने लगी, जिनके ना आते थे जवाब आज मुझे उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदल दिया डायरेक्ट सेलिंग ने, मैंने 1 करोड़ क्या कमा लिया डायरेक्ट सेलिंग से, मैं विदेश घूम के क्या आ गया डायरेक्ट सेलिंग से। मेरे आजकल नीम के पेड़ में भी आम आने लगे।
यस अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को चाय बनाना चाहते हो या घी। बनता दोनों दूध से ही। क्या बनाना चाहते हो, चाय या घी? घी। क्या बनना चाहते हो, कामयाब या नाकामयाब? कामयाब। तो उसके लिए लोगों की बातें किनारे करो। यस लेकिन किसी ने पूछा कि सर सब ठीक है लेकिन मैंने देखा है ये बोलता है वो बोलता है। अरे बोलने दो ना उनको, सुनो सबकी, करो अपने मन की। साला एक मन है लेफ्ट में लेकिन बोलता हमेशा राइट में। यस जब आप इस माहौल में आते हैं ना, जब मैं इस माहौल में आया पहली बार मुझे समझ ज्यादा कुछ नहीं आया लेकिन मजा पड़ा है। यहाँ के लोग नए नए आए होंगे पहली बार, उन्हें समझ ज्यादा कुछ नहीं आ रहा होगा लेकिन मजा बड़ा आ रहा है। यस सर। बोले सब कुछ भी बोलो, 100 रुपये वसूल है। बड़ा मजा आ रहा। दोबारा ये मीटिंग कब लगेगी मेरे को बताओ, मेरा 100 पहले से बहुत। यस अंदर में ठीक है। यस फिर कई बार मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं सब ठीक है सर लेकिन और भी तो काम है हमारे तो फलाना काम भी चल रहा है, फलाना काम भी चल रहा है, वो कर रहे हैं। देखो एक बात बोलूं मैं आपको, 2-4 दिन बाद के ना होने से ना आसमान समुद्रों का नहीं हो जाता। मार्केट में नई मूंगफलियों के आ जाने से बादाम के दाम नहीं गिर जाते, या बादाम है मूंगफलियों से क्या कंपेरिजन करते हैं। यस लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन एमवाईएल अपना उनका गाड़ भी नहीं हुई। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की है तो 2 चीजों की है। पहली एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। आपको क्या लगता है कोरोना के जमाने में भी कोई एक धंधा ऐसा था जो सिर्फ चल नहीं रहा था जहां पैसा भी जम के बरस रहा था? दैट इज हेल्थ। एक लोग का नाम कट करना है। वो रुका नहीं था, बंद नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने क्या सुख कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। मतलब ये हेल्थ और ये पैसा, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती, जिसकी जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती। एंड वी आर वेरी लकी कि हम एमवाईएल के अंदर हैं। हम लगातार लोगों को हेल्थ और न्यूट्रिशन ही दिए चले जा रहे हैं, पैसा दिए चले जा रहे हैं, इसमें डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। वी आर नॉट सेलिंग एनी स्कीम। हम कोई स्कीम नहीं बेच रहे हैं कि 10,000 लगाओ 20,000 पाओ, 20,000 लगाओ 50,000 पाओ, 10 के बदले 20, 20 के बदले 50, 50 के बदले 100। हम ऐसी कोई स्कीम नहीं बेच रहे। हमने आपको कोई वादा भी नहीं दिया, हमने आपको कोई कॉइन भी नहीं दिया कि 10,000 रुपए दे दो 10,000 रुपए में कॉइन मिलेगा। आजकल इसका भी बड़ा जमाना चला, ट्रेंड चला, पर ये कॉइन मिलेगा वो कॉइन मिलेगा। देखो आईटी इंडस्ट्री के अंदर ना आज की डेट में एआई सिस्टम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2 मिनट भी नहीं लगेगा एक कॉइन बनाने में एम्पायर। वैसे भी एम्पायर का बैकग्राउंड आईटी बैकग्राउंड, लेकिन जब किसी का पैसा डूबता है ना तो उससे पूछो कि उसके अंदर तुझसे क्या महसूस होता है। जब एक लीगल सिस्टम है, हम कोई हवा नहीं बेच रहे, हम कोई वादा नहीं बेच रहे, कोई स्कीम नहीं बेच रहे। वी आर सेलिंग न्यूट्रिशन। अगर आपने 3500 दिया है तो बदले में आपको ये M545 मिला है। यस हमने कोई ज्वाइनिंग का चार्ज नहीं लिया, हमने कोई पैसे नहीं लिया। अगर आप 10,500 रुपए दोगे तो 10,500 रुपए की जीएसटी बिल के साथ आपको सामान मिलेगा बराबर। 12% कट के पहले ही चला जाएगा गवर्नमेंट में। टोटली लीगल सिस्टम है, टोटली लीगल सिस्टम, जहां पैसे के बदले प्रोडक्ट दिया जाता है और प्रोडक्ट के पीछे जो रिटेल मार्जिन जो आज की डेट में दुकानदार कमाता है, जो एडवर्टीजमेंट कमाता है, वो पैसा आपके साथ बांटा है। टोटली लीगल सिस्टम, और इसीलिए ये लगातार चल रहा है और इसीलिए फ्यूचरिस्टिक चलने वाला है, रुकने वाला कभी नहीं। लेकिन आपको उस चीज के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैंने भी डिसीजन लिया था। सबसे जरूरी चीजों की है डिसीजन, सबसे जरूरी चीज। लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है ना, मैंने अक्सर देखा लोगों को, लोग टाल मटोली करने लगते हैं। सब देखते हैं, बताते हैं, सोचते हैं, करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर के अंदर जो मूर्ति वाला पत्थर है, उस मूर्ति वाले पत्थर की टाइल्स वाले पत्थर से बहस हुई। वो टाइल्स वाला पत्थर सामने बोलने लग गया मूर्ति वाले पत्थर से, यार मेरा बस चले ना तो तेरे को मैं इतना मारूं जिसकी हद नहीं, मेरे को तेरे से बहुत बड़ी घृणा है। मूर्ति वाला पत्थर बोलता है यार तू भी
भी पत्थर, मैं भी पत्थर, हम दोनों एक ही समाज के हैं। फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? बोले नफरत छोटा शब्द इस्तेमाल किया है इसने, मुझे खुन्नस से चले, खुन्नस। अगर मेरे हाथ में बंदूक आ जाए ना, गोली मार दूं मैं चले। मूर्ति वाला पत्थर भी बड़े प्यार से बोलता है, ठीक है, किस बात की खुन्नस है तेरे को मेरे से? किस बात की घृणा है तुझको मुझसे? किस बात की दुश्मनी है तुझे मुझसे? तो मूर्ति वाले पत्थर से टाइल्स वाला पत्थर बोलता है कि जब तू खुद बोल रहा है कि तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, हम दोनों एक ही समाज के हैं, तो आखिर क्यों तेरे ऊपर दूध का अभिषेक किया जाता है? क्यों तेरे ऊपर पुष्प चढ़ाए जाते हैं? क्यों तेरा पूजन किया जाता है और मेरे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है? मेरे ऊपर लोग जूते उतारते हैं, मेरे ऊपर गंदगी रख दी जाती है। आखिर हम दोनों जब एक ही समाज के, तो हम दोनों से अच्छी पार्शियलिटी क्यों, इतना भेदभाव क्यों? तो मूर्ति वाले पत्थर ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, सुनिएगा और ये चीज लेकर जाइएगा। यही फर्क होता है कामयाब में और एक नाकामयाब में। यही फर्क होता है बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति में और एक व्यक्ति जो जीवन गरीब हो जाता है उसमें। उस मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया, क्या ये भी तो तेरा ही डिसीजन था, ये भी तो तेरा ही निर्णय था, इसलिए तो आज तेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। निर्णय मेरा था मतलब मैं जो पागल कुत्ते ने काटा है कि मेरे ऊपर लोग पत्थर से, मेरे ऊपर लोग नारियल फोड़े, मेरे ऊपर लोग जूते उतारे, मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? बोले याद कर उस दिन को जब पहली बार मूर्तिकार ने तुझे भी मूर्ति की शक्ल देना शुरू किया, मुझे भी मूर्ति की शक्ल देना शुरू किया। जब तुझे मूर्ति की शक्ल दी जा रही थी, जब तेरे ऊपर छेड़ियां हथौड़े से वार किए जा रहे थे, तूने मूर्तिकार से कहना शुरू कर दिया मुझे दर्द होगा, तू कराने लग गया, तू चिल्लाने लग गया, लेकिन फिर भी मूर्तिकार नहीं रुका। वो लगातार छेड़ियां हथौड़े के वार किए जा रहा था, और जब वो छेड़ियां हथौड़े के वार तेरे ऊपर पड़ रहे थे और तुझे दर्द हो रहा था, तो तूने देखा कि तेरे कराने के बावजूद, तेरे चिल्लाने के बावजूद मूर्तिकार नहीं रुक रहा है, तू टूट गया, तू बिखर गया। और जैसे ही टूटा तू बिखरा, मूर्तिकार तुझे उठाकर किनारे कर दिया और तेरे बाद मुझे लाया गया। मेरे ऊपर भी छेड़ियां हथौड़े के वार पड़ रहे थे, मुझे भी मूर्तिकार मूर्ति की शक्ल दे रहा था, दर्द मुझे भी हो रहा था, सराह मैं भी रहा था, चिल्ला मैं भी रहा था, लेकिन फिर भी मूर्तिकार नहीं रुका। और जब वो नहीं रुका तो मैंने उस चीज को मान लिया कि ठीक है, ये दर्द थोड़ी देर का है, ये दर्द थोड़ी देर का है, लेकिन जिस समय मुझे मूर्ति की शक्ल दे दी जाएगी, उसके बाद पूरी दुनिया मेरा पूजन कर रही है। और मैंने दर्द को सहा और मैंने डिसीजन लिया ना टूटने का। तूने डिसीजन लिया टूटने का, मैंने डिसीजन लिया नहीं टूटने का, और इसी वजह से आज दुनिया मुझे पूज रही है। और एक चोट खाकर एक पत्थर कंकड़ रह गया और दूसरा पत्थर चोट खा के शंकर कह गया। इतना ही फर्क है, और फर्क है क्या भाई? आज से 13 साल पहले मुझे भी डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री मिली, आज से कई साल पहले सुनील को भी मिली, आज से कई साल पहले सुमित को भी मिली, आज से कई साल पहले मार्को जी को भी मिली, आज कई साल पहले फ्रंट रो में बैठी हुई गर्ल्स को भी मिली। इन सबको भी वही इंडस्ट्री मिली, इन सबको भी वही बिजनेस मिला, आज आपको भी वही बिजनेस मिला। पैसे की समस्या इनके साथ भी थी, आपके साथ भी मेरे पास, मेरे भी परिवार वाले नहीं मान रहे थे, आपके भी नहीं मान रहे थे। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं घर वालों को क्या बोलूं, शायद आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। मैं भी बीच मंधार में था कि करूं या ना करूं, आप भी बीच मंधार में थे कि करूं या ना करूं, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया कि ठीक है यार, करके देखते हैं। बचपन में वैसे भी जब हम आम तोड़ने के लिए जाया करते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा निशाना बड़ा कमजोर है, तुमसे तो आम